हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 4 हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था उसी के आज आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, जिस परमाणु को आप चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहां पर डाल्टन ने परमाणु को इंडिविजिबल पार्टिकल बोला था एंड द स्मॉलेस्ट वन, और साथ में क्या कहा था कि बहुत सूक्ष्मतम कण है वो। उसी कण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वाले अध्याय में हमने किस चीज पर बात की कि वो जो डाल्टन ने जिसको सूक्ष्मतम और अविभाज्य बोला था, एक्चुअल में वो वैसा नहीं है, क्योंकि जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए तो उन एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन आता है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका प्रोटॉन की खोज होती है, देन न्यूट्रॉन की खोज होती है, जो कि आपके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि अवपरमाणविक कण है, यानी परमाणु के अंदर वो कण पाए जा रहे हैं जो कि आपका परमाणु से छोटे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम उनको पढ़ रहे हैं। और परमाणु की संरचना में अब हम बात करेंगे कि वो अवपरमाणविक कण आपके कहां पर स्थित है। ठीक है ना? यानी कि कहाँ पर पाए जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, अगर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर पाया जा रहा है, और आप जो न्यूट्रॉन की बात करते हैं वो परमाणु में कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इन पर बात कर रहे थे, जिसके लिए कि अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग केमिस्ट हो गए, उन्होंने अलग अलग अपने परमाणु के मॉडल दिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर अलग अलग परमाणु मॉडलों में हमने सबसे पहला जो मॉडल देखा था वो आपका जे थॉमसन का, या जे टॉमसन जिन्हें आप कहते हैं, उनके परमाणु मॉडल की बात की थी। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में स्टार्ट किया था एटम से, जो कि आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, जिसको डाल्टन कह रहे थे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसको डाल्टन ने कहा था। बाद में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, देन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका प्रोटॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने कुछ बातें यहाँ पर पढ़ी। देन थॉमसन के परमाणु मॉडल पर हम लोग चल रहे थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने क्या बोला कि थॉमसन ने कहा कि जैसा आपका तरबूज दिखाई देता है, परमाणु भी कुछ उसी प्रकार से होता है। ठीक है ना? तरबूज क्या है? एक गोले की भांति है, तो परमाणु भी आपका एक गोले की भांति होगा। तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग आपको दिखाई देता है, परमाणु में वो लाल खाने वाला भाग धनावेश होता है, और जिस प्रकार से उस लाल खाने वाले भाग में ये काले बीज बिखरे हुए रहते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से वो धनावेश में आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है? बस इतना सा उन्होंने अपने मॉडल में बताया, और इसी को उन्होंने एक और लाइन में एक्सटेंड किया कि जो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा है ये समान है यहाँ पर, इसीलिए जो पूरा आपका परमाणु है वो वैद्युत रूप से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है? यानी पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो वहां पर है, या जो आप मात्रा बोल रहे हैं जिसको, वो बराबर है। इस वजह से आपका जो पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके? तो ये 2 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर समझाए थे, इन्हीं को आप लोग पढ़ते हैं। और वाटरमेलन यानी तरबूज या प्लम पुडिंग केक जो आपका आता है, उसकी संज्ञा उन्होंने दी, और उसके साथ उन्होंने उसको क्या किया, कोरिलेट किया परमाणु को। ठीक है? Thomson, an atom consists of a positively charged sphere and the electron are embedded in it. Okay? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जो आपका परमाणु है, किसी भी पदार्थ का परमाणु है, वो एक धनावेशित गोले के समान है, और उसमें, उस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, जैसे इस पिक्चर में है। तो ये धनावेशित गोला हो गया, सारा धनावेश है, जो ऑरेंज येलो कलर का है। ठीक है ना? और इसमें आपका क्या है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। क्लियर? एक बात उन्होंने ये बोली। दूसरा उन्होंने क्या बोला, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके? मैग्नीट्यूड में आपका, मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो दोनों बराबर है। ओके? सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक संपूर्ण गोले की बात आप जब कर रहे हो, जब उसमें इलेक्ट्रिक आपका जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो इक्वल है, तो आपका जो पूरा गोला होगा वो इलेक्ट्रिकली यानी वैद्युत रूप से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। तो परमाणु आपका अपने आप में क्या है, उदासीन है। ठीक है? उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है।
the first model of an atom to be put forward and taken into consideration. okay, ये पहला मॉडल था जिसको कि ध्यान में लाया गया, आप बोल सकते हो, या जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट तो लगातार चलते रहते हैं ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से परमाणु की व्याख्या कर रहे थे, उसको बता रहे थे, अलग अलग मॉडल्स दे रहे थे कि इस प्रकार से परमाणु होगा, लेकिन उनमें से कुछ ही परमाणु के मॉडल आप लोग हम लोग पढ़ते हैं। तो उनमें से ये पहला मॉडल था जे थॉमसन का। इससे पहले तो आपने थ्योरी पढ़ी थी जिसमें आपने डाल्टन के परमाणु मॉडल की बात की थी, तो वहां पर डाल्टन ने तो कुछ और बताया था, ठीक है ना। देन he proposed a model of the atom be similar to the that of a Christmas pudding or watermelon. okay, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने परमाणु के मॉडल को किससे जोड़ा, मैं जैसे आपको बता रही थी कि किसके समान है वो, टू बी सिमिलर दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग, जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है या जैसे वाटरमेलन होता है तरबूज, उसी प्रकार से हमारा परमाणु भी कुछ उसी प्रकार से दिखाई देता है या वैसे ही होता है। द रेड एडिबल पार्ट of the watermelon is compared with the positive charge in the atom. जो परमाणु का लाल खाने वाला भाग होता है, वो लाल खाने वाला भाग क्या है, जिस प्रकार से परमाणु में धनावेश है वही लाल खाने वाला भाग के समान आप उसको बोल सकते हो। यानी जैसे तरबूज में लाल खाने वाला भाग पाया जाता है ना, परमाणु में भी आपका धनावेश उसी प्रकार से पाया जाता है। देन the black seeds in the watermelon are compared with the electrons which are embedded on it. okay, and जो आपके black seeds होते हैं, काले बीज होते हैं पर किसी भी तरबूज में लाल खाने वाले भाग के अंदर, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उस लाल खाने वाले भाग में, जो काले बीज की तरह बिखरे हुए रहते हैं। तो परमाणु में आपका जो लाल खाने वाला भाग यानी कि धनावेश, और धनावेश में क्या इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। ओके, चलिए ध्यान से सुनेंगे जो जो मैं पढ़ा रही हूँ, ओके, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी इससे। चलिए, उसका मैंने लिमिटेशन भी आपको लास्ट सेशन में बता दिया था। अब हम चलते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे। रदरफोर्ड ने क्या आपको बताया, क्या प्रयोग किया उन्होंने, उसकी बात करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। जीआईसी मुन्ना खाल, क्या है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने किस प्रकार से परमाणु को बताया, परमाणु कैसा होता है। माइक ले लो जल्दी से, जीआईसी मुन्ना खाल। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। अंकित। अंकित, अंकित कौन सी क्लास में है आप। मैम 9th क्लास में। वेरी गुड, ये चैप्टर पढ़ा आपने पहले भी। जी मैम। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बताएंगे कुछ, कुछ भी जितना भी आपको पता है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या समझ में आता है आपको। जो डिफ्लेक्शन स्क्रीन होती है वो रदरफोर्ड, वो जो परमाणु होता है उसके चारों ओर घूमती है। ओके, और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमती है। इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके चारों ओर। परमाणु समझ में आता है, परमाणु क्या है। जी, एटम। हाँ, वो इंग्लिश में बोल लिया हमने, है क्या एटम। सबसे छोटी इकाई। किस चीज की। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। ओके, अभी हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। जी। तो थॉमसन ने परमाणु को क्या बोला, परमाणु किस प्रकार से है। तरबूज के। हाँ, तरबूज के समान है, जिस तरबूज एक गोला है तो परमाणु भी एक गोला है, ठीक है। जी। और तरबूज में जैसे उसमें लाल खाने वाला भाग होता है, खाने वाले भाग से क्या समझ है, जिसको हम खाते हैं, लाल वाला पार्ट तो खाते हैं हम तरबूज का, तो वो लाल खाने वाला भाग क्या है, धनावेश है, ठीक है, यानी प्रोटॉन। जी। और जी। उसमें जिस प्रकार से काले दूसरा। बीज होते हैं ना तरबूज में, वो क्या हो गए, जी। इलेक्ट्रॉन हो गए, धनावेश। ठीक है। या प्लम पुडिंग या जो केक आता है आपका, उसके समान भी उसको मान सकते हैं, ऐसा थॉमसन ने बोला। ओके, जी।
जी। चलिए, और वेरी गुड अंकित। और कोई बात करेगा रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, बताइए थोड़ा। चलिए, तो ध्यान से सुनेंगे अंकित। जैसे आपने बताया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली अभी तक थॉमसन ने हमें जो बताया वो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बताया कि तरबूज के समान हमारा क्या होता होगा, परमाणु होता होगा। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रयोग किया, प्रयोग करके उन्होंने देखा कि क्या मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, न्यूक्लियाई रहा होगा, इसके न्यूक्लियस से आपके एल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चे यहाँ पर? एल्फा कण निकलेंगे। ठीक है ना, यहाँ से एल्फा कण इनको बोल सकते हैं, एल्फा किरणें बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि कैसी थी, कैसी होती है, धनावेशित होती है। धनावेशित एल्फा पार्टिकल यहाँ से इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आपके निकलेंगे। आगे उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने यूज की गोल्ड फॉइल, यानी सोने की एक पन्नी यूज की। सोने की पन्नी क्यों यूज की? जैसे आप पहले किसके बारे में पढ़ चुके हैं, धातु धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपने बोला था धातु जो सबसे तन्य है, हम बोल रहे हैं कि सोना सबसे तन्य है। सोना धातु होता है आपका, और तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, यानी उनका जो आपकी क्या करते हैं, उनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। ठीक है, आघातवर्ध है, मैलिएबल है, तो उसकी पतली शीट भी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे मैलिएबल भी आप सही बोल रहे थे, तो इसकी बहुत पतली चादर उन्होंने बना ली। ठीक है, इतनी पतली पन्नी लगा ली। अब क्या कर लिया, इसके बाहर एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा ली। ठीक है, ये स्क्रीन का यूज क्यों करेंगे? चमक उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन का यूज किस लिए किया जा रहा है? चमक उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, रोड में गाड़ियां चलती हैं, रोड के साइड में पिलर्स लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे उनमें कोई लाइट नहीं होती, ना ही उसको कोई कनेक्शन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन रात के समय आप देखते हैं, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है वो चमकना शुरू कर देते हैं। तो वो उसी प्रकार की कुछ स्क्रीन है कि इसमें कुछ पड़ेगा तो ये अपने आप पे चमक उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब अल्फा किरणें इस सोने की पन्नी पर डाली गई, ध्यान से सुनेंगे, जब इस सोने की पन्नी पर आपकी अल्फा किरणें डाली गई तो उनका क्या हुआ, वो बहुत सारी किरणें इससे एज इट इज पार हो गई। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा कण है। जो सोने की पन्नी लगी हुई थी, यहाँ से अल्फा कण चल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये सोने की पन्नी को पार करके आपका निकल गए, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कण एज इट इज सोने की पन्नी को पार करके चले गए। बहुत कम कण ऐसे थे, जब यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में कण छोड़े गए अल्फा पार्टिकल्स, तो वो एज इट इज पार करके चले गए। बहुत कम कण ऐसे थे जो एक बहुत छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो, यानी बहुत सारे तो पार करके चले गए सोने की पन्नी को, कुछ ऐसे थे जो उससे टकराए और टकरा करके एक एंगल पे इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम रदरफोर्ड के मॉडल की बात कर रहे थे। कितनी बातें बोली मैंने, देखो पहली चीज, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपके छोड़े गए। अल्फा पार्टिकल कहाँ छोड़े गए? सोने की पन्नी में। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, मुझे बताओ, कोई एक्सप्लेन करो, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अंकित, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, या कोई और बताए मुझे? देखो, जिस परमाणु की बात कर रहे थे ना, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, परमाणु है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी। रदरफोर्ड जी क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता कर रहे हैं कि वो है कहाँ। पदार्थ तो सारी चीजें हैं, तो उन्होंने पदार्थ में क्या लिया, पदार्थ में उन्होंने लिया सोने की पन्नी ली उन्होंने। वो भी पदार्थ है ना, पदार्थ क्या होता है आपका, जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें आयतन, वो पदार्थ है। तो उन्होंने सोने की पन्नी ली। इस सोने की पन्नी में, जो कि क्या थी, आप पढ़ते हैं कि 1000 एटम तक थिक रही होगी, इतने मोटी थी कि उसमें 1000 एटम आ रहे हैं। अब एटम कितना छोटा, लगभग। तो उन्होंने क्या किया, इतनी यानी बहुत पतली शीट ली उन्होंने, और इसमें कई सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, एक ही एटम तो नहीं था, बहुत सारे एटम होंगे इसमें। उस परमाणु के लिए, जो इसमें एक छोटा सा यहाँ कहीं परमाणु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब कई सारे परमाणु है, एक ही परमाणु थोड़ी है इसमें तो बहुत सारे परमाणु। इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, उसकी खोज करनी थी, उसका पता लगाना था, इसीलिए वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अभी क्लियर है? बोलो जी, आईसी मुन्ना खान,
क्लियर है ना? अभी हैंड रेज करो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम लोग पता लगा रहे थे। वेरी गुड। हम लोग यानी रदरफोर्ड। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल डाले तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज सोने की पन्नी को पार करके निकल गए। ऐसे समझ लो एक तार की जाली है, उसमें आप पत्थर मार रहे हैं इधर से। अभी तार की जाली में बहुत ज्यादा अगर खाली स्थान है तो पत्थर वहां से पार चले जाएगा। कहीं कहीं पर क्या होगा, पत्थर उससे टकरा करके वापिस आ जाएगा। उसी प्रकार सोने की पन्नी पर जब अल्फा पार्टिकल छोड़े गए तो बहुत सारे पार्टिकल पार कर गए। कुछ पार्टिकल यानी कुछ कण ऐसे थे जो उस पन्नी से टकरा करके एक एंगल पे डिफ्लेक्ट, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब कि उससे टकराए और थोड़ा सा मुड़े। जैसे बॉल आप किसी वॉल पे, किसी दीवार पे मारते हैं तो वो कभी किधर जाती है, कभी किधर जाती है ना। तो उसी तरह से वो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि विचलन हुआ। ठीक है, एक ऐसा कण था जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से टकरा करके आ गया। ये तो उन्होंने क्या, ये तो उन्होंने प्रेक्षण देखा, यानी ऑब्जर्वेशन, जो उनको देखने में लगा कि क्या देखा, अल्फा पार्टिकल चले गए, पार हो गए, कुछ ऐसे थे जो एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? अच्छा, निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जब ज्यादातर पार्टिकल पार हो रहे हैं, इसका मतलब परमाणु का ज्यादातर भाग क्या होगा, खाली होगा। जब वो खाली है तभी उससे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पार हो रहे हैं। पहली चीज, ठीक है, क्या कहा मैंने, अल्फा कण अगर सोने की पन्नी को भेद करके उससे पार हो रहे हैं, दैट मीन्स कि परमाणु का, सोने की पन्नी, सोना यानी पदार्थ, पदार्थ के अंदर क्या है, परमाणु, तो यानी परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। जब वो खाली है इसलिए अल्फा पार्टिकल उसको पार कर रहे हैं। दूसरा, अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। जब बहुत कम कण आपका डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, यानी बहुत कम, वो कण कौन सा, धनावेशित कण, अल्फा कण डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, यानी यहाँ कहीं भी क्या होगा, आपका धनावेश होगा। कहाँ, परमाणु में। ठीक है, परमाणु के अंदर धनावेश है, लेकिन वो धनावेश कहाँ है, बहुत कम मात्रा में स्थित है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में होता तो इससे जब ज्यादातर कण आपके बाहर चले गए और कुछ कण ही आपके इस प्रकार से डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो यानी कुछ कणों का मतलब जो ये धनावेश है ये कम मात्रा में है परमाणु के। समझ रहे हैं, धनावेश आपका क्या है, कम स्थान घेरे हुए, बाकी स्थान तो क्या है, खाली है। जब खाली था तभी तो ये अल्फा पार्टिकल, जिनको अल्फा कण, अल्फा किरणें या धनावेशित कण बोल रहे हैं, वो सीधे पार निकल गए। ये परमाणु है, एक परमाणु दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कई सारे परमाणु रहे होंगे सोने की पन्नी में। तो फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इससे, कि जो कि नाभिक में धनावेश है, ये किसने बताया, तो ये रदरफोर्ड ने बताया। तो अभी हम ऑब्जर्वेशंस लेकर चलते हैं रदरफोर्ड की, और उनसे क्या क्या कंक्लूजन निकला उस पर बात करते हैं। ओके, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, बहुत तेज गति से चलने वाले अल्फा कण जो कि आपके क्या कर रहे थे, सोने की पन्नी पर डाले जा रहे थे। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया। A major fraction of the alpha particle bombarded towards the gold sheet pass through it without any deflection. Okay, उन्होंने क्या कहा, अधिकतर जो आपके अल्फा पार्टिकल थे वो सोने की पन्नी को एज इट इज पार करके चले गए, जिसका मतलब क्या है आपका, कि most of the space in an atom is empty. ओके, जो अधिकतर भाग है परमाणु का वो क्या है, खाली है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। सोने की पन्नी का नहीं लिखेंगे, सोने की पन्नी आप किस में मेंशन करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन में। एक प्रेक्षण आएगा आपका कि क्या क्या देखा होगा रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड ने देखा कि सोने की पन्नी से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ठीक है, ये आप प्रेक्षण में लिखते हैं। निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जब सोने की पन्नी से अधिकतर कण निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली है। दूसरी बात उन्होंने क्या निकाली, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर
deflected by the gold sheet by very small angle and hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि बहुत कम कण ऐसे हैं जो छोटे एंगल पर विचलित हो रहे हैं, छोटे कोण से विचलित हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो धनावेश है, जिसको थॉमसन ने क्या बोला था, पूरे गोले पर धनावेश है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलता है, बल्कि जो धनावेश है वो क्या है, बहुत कम स्थान घेरे हुए है. The positive charge is in atom is concentrated in a very small volume. ठीक है ना, तो जो आपका धनावेश है परमाणु के अंदर वो बहुत कम स्थान घेरे हुए. क्लियर है? बोलो भाई, हैंड रेस करो, समझ आ गया इतना? चलिए, तो रदरफोर्ड के मॉडल में ऑब्जर्वेशन आपको पता ही है, मैंने बता दी है. निष्कर्ष में आप लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, निष्कर्ष में आप लोग लिखेंगे परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है. इस वाले पॉइंट के लिए अगर आप ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? चूंकि अधिकतर जो अल्फा किरणें थी वो सोने की पन्नी से एज इट इज पार हो गई, इसका मतलब अधिकांश भाग क्या है आपका, खाली है. ठीक है ना. चलिए, सेकंड आप क्या लिखेंगे? जो विचलन है अल्फा कणों का वो बहुत कम कण विचलित हो रहे हैं एक छोटे एंगल से, इसका मतलब परमाणु में धनावेश पूर्ण रूप से नहीं है. ठीक है ना, यानी धनावेश कम स्थान में है. ओके, very few of the alpha particle were deflected back, that is only a few alpha particle had nearly 180-degree angle of deflection, so the volume occupied by the positively charged particle is an atom is very small as compared to the total volume of an atom. ठीक है ना, यानी उन्होंने क्या बोला, जो परमाणु है ना, परमाणु तो बहुत बड़ा है. क्या बोला उन्होंने? परमाणु बहुत बड़ा है और इसके कंपैरिजन में जो नाभिक है वो बहुत छोटा है. ठीक है, नाभिक क्या है? परमाणु का जो केंद्र है. ठीक, क्या बोला मैंने? परमाणु के या परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है. ठीक है, और परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा है. साथ ही जो नाभिक है आपका उसमें कौन सा आवेश है? धनावेश है, यानी कि ये जो है ये धनावेशित है. ओके, धनावेश, धनावेश का मतलब किससे है? प्रोटॉन से. परमाणु के केंद्र जिसे कि नाभिक नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस. ओके, इसके अतिरिक्त उन्होंने परमाणु के जो परमाणु का आकार है वो कितना बड़ा बताया. उन्होंने बताया कि जैसे क्रिकेट का आपका स्टेडियम होता है ना, तो कुछ किलोमीटर त्रिज्या का, किलोमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या समझते हैं, कुछ किलोमीटर त्रिज्या का
एक जो पूरा स्टेडियम होगा वो आपका परमाणु है सपोज, तो ये कुछ किलोमीटर त्रिज्या का स्टेडियम है सपोज, इतना बड़ा परमाणु होगा, और उस स्टेडियम के बीच में टेनिस की बॉल रख दो तो वो टेनिस की बॉल आपकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस हो जाएगा। यानी कि कितना छोटा है नाभिक आपका परमाणु की तुलना में, परमाणु बहुत बड़ा है और नाभिक बहुत छोटा है, और उस बहुत छोटे स्थान में ही क्या है, पूरे परमाणु का धनावेश स्थित है, यानी कि प्रोटॉन स्थित है। ओके, ये उन्होंने बोला। अब ये जो स्टेडियम की बात हम लोग कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कक्षक में या कक्षा में होगा, कोश में पाया जाएगा, और वो जो आपका नाभिक है उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमेगा, यानी नाभिक हो गया, इसके इधर क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ऐसा किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। तो ये उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, इनको नोट करेंगे, फिर इनमें लिमिटेशंस क्या रही इस मॉडल की उस पर बात करेंगे। चलिए, अब कुछ चीजें थी जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। धनावेश के बारे में बात हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई, लेकिन जब एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है ना, तो घूमते घूमते उसमें क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, ऊर्जा है उसमें, जब वो घूम रहा है, घूमते घूमते वो क्या करेगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, या ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी तो उससे क्या होगा, उसका जो सपोज ये नाभिक है आपका, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये घूम रहा है, घूमते घूमते ये कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, तो इससे क्या होगा, एनर्जी कम हो गई और इसका सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि ये नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर गया तो आपका परमाणु का स्थायित्व तो रहा ही नहीं ना, परमाणु खत्म हो गया। पर ऐसा तो नहीं होता है, परमाणु तो रहता है, स्थायी बोला था आपने कि परमाणु है, पदार्थ है यानी परमाणु भी है, तो उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया जो ये वाला मॉडल था, ठीक है, तो यहाँ पर वो फेल हो जाता है। तो जो मेन पॉइंट था इसका वो नाभिक था, कि नाभिक की खोज हो गई थी जिसमें आपका प्रोटॉन थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन देखा और कंक्लूजन क्या क्या निकले वो देखा। आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत चीजें और पढ़नी है अभी इसमें। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी रौनक रमोली ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, जीआईसी मुन्ना खाल से अंकित ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और सभी बच्चों ने अच्छे से रिस्पांस किया। आने वाले सेशन में कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।